हेलो एवरीवन, हमने सेक्शन 20 तक कंप्लीट किया था। आज हम सेक्शन 21 को पढ़ेंगे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड देन आगे हम उन्हीं सेक्शन को कवर करेंगे जो हर स्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसी तरह हम पूरे एविडेंस को कंप्लीट करेंगे और जितने भी सब्जेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन सबको हम इसी तरह से हर सेक्शन को कंप्लीट करते हुए, इट मीन्स जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस होते हैं जो हर स्टेट में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से हम चलेंगे। क्योंकि अक्सर होता यह है, पढ़ते तो सभी हैं लेकिन पढ़ना क्या नहीं होता उस चीज को नहीं समझ पाते। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 21 को। सेक्शन 21 बात कर रहा है किस चीज की? प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। इट मीन्स उन लोगों का एडमिशन जो कि उन्हें करने वाले, जो वो कर रहे हैं, यानी कि कोई पर्सन अगर एडमिशन कर रहा है तो वो उसके अगेंस्ट जाएगा या उसके फेवर में जाएगा। इस बात को प्रूफ करने के लिए सेक्शन 21 को बताया गया है, या सेक्शन 21 को लाया गया है। आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो सेक्शन 21 जो बात कर रहा है, सेक्शन 21 को बात करने से पहले हम उसकी इलस्ट्रेशन को देखते हैं। आपको खाली बेरक रखनी है अपने पास तो आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि बेरक के बाहर से कुछ नहीं आता। अगर आपको बेरक के कॉन्सेप्ट को एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लॉ से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन है इसकी, इलस्ट्रेशन ए में लिखा हुआ है कि ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है। ए और बी के बीच में एक ऐसा डिस्प्यूट है किसी डीड को लेकर के, यानी किसी वसीयत को लेकर के, जो कि ए कहता है कि ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, इसमें कुछ गलत नहीं है, और बी कहता है कि नहीं ये फॉर्स्ड है, यानी कि ये फर्जी है, ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जो वो ये कह रहा है, तो ये जो लिखा है कि जो ए ने कहा कि हाँ वो क्या है, बिल्कुल ठीक है, तो ए यहाँ पर खुद से प्रूव नहीं कर सकता। आप इस चीज को समझ लीजिए। ए ने कहा कि हाँ जो डीड है वो क्या है, बिल्कुल सही है, वो इसे खुद से प्रूव नहीं कर सकता कि डीड जेन्युइन है, और ना ही बी इस बात को प्रूव कर सकता कि डीड जो है वो फर्जी है। दोनों में से कोई भी इस बात को प्रूफ नहीं कर सकते, इस चीज के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि जो एडमिशन जनरली होता है वो क्या होता है, एडमिशन करने वाले के अगेंस्ट जाता है, इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। तो यहाँ पर वो इस बात को प्रूव नहीं कर सकता, ना ए और ना बी की ये सही है और बी की ये गलत है। तो इस बात का कंक्लूजन ये निकलता है कि आप अपने फेवर में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, और अगर दी तो वो एडमिसेबल नहीं होगी। लेकिन हमेशा आप चीज का ध्यान रखें, एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर। एक्सेप्शन हर चीज का होता है, लेकिन जनरली रूल ये है कि कोई भी एडमिशन आपके फेवर में एडमिसेबल नहीं होगा। आप इस बात का ध्यान रखें, आपके अगेंस्ट में ही होगा। कोई भी कोर्ट में अपने फेवर में ही बोलेगा अगर एक नॉर्मली बात की जाए, लेकिन यहाँ पर अगर एडमिशन की बात आती है तो वो आप अपने फेवर में नहीं बोल सकते, सिवाय कुछ केसेस के। और वो केसेस कौन से हैं, वो सेक्शन आपके 21 में ही बता रखा है कि इन केसेस में आप क्या नहीं कर सकते, अपने फेवर में एडमिशन कर सकते हैं। जैसे कि अंडर सेक्शन 32 मतलब डाइन डिक्लेरेशन। डाइन डिक्लेरेशन से मतलब ये है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति, इसमें इलस्ट्रेशन भी दे रखी है कि जैसे कि एक पर्सन है, इसकी इलस्ट्रेशन है, आप इसमें इलस्ट्रेशन में भी देखिए और मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, आपको बहुत फायदा रहेगा। एक इलस्ट्रेशन में क्या है, एक व्यक्ति है और वो एक शिप का कैप्टन है, और एक शिप का कैप्टन है तो जो भी उसका जो जहाज है, यानी उसका, तो उसके ऊपर ये चार्ज लगता है कि उसे जिस रास्ते से जाना था जहाज को लेकर के, वो उससे नहीं गया, उसके अगेंस्ट दूसरे से गया। तो जैसे कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो हर चीज को अपनी मेंटेन करने के लिए एक डायरी रखते हैं। यानी कि आपने देखा ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी आज अपनी लाइफ में आज सक्सेस है, तो उनके कुछ ना कुछ नियम होते हैं। तो इसी तरह से ये जो वो था, कैप्टन था, ये भी एक डायरी रखता था, और उस डायरी में ये क्या करता था, अपनी सारी चीजों को मेंटेन करके रखता था कि जी मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इस रास्ते में इस तरीके से चल रहा हूँ, और जो भी उसकी मतलब नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती थी, जो भी काम वो करता था, वो उन सारी चीजों को उसमें क्या करता था, नोट डाउन करता था। तो हुआ ये, उसके ऊपर चार्ज ये लगा कि उसको जिस जगह से जाना चाहिए था वो उस जगह से नहीं गया, उसके अगेंस्ट गया।
आप इलस्ट्रेशन बी है, उस इलस्ट्रेशन बी को अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। ये मैं आपको एक्सेप्शन बता रही हूं कि कौन से केसेस में आप अपने फेवर में एडमिशन कर सकते हैं। तो वहां हुआ ये कि उसने डायरी में लिखा था कि मैं उसी कोर्स से जा रहा हूँ, मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ जिससे कि मुझे जाना था, जबकि उस पर आरोप लगा कि वो उसके अगेंस्ट गया। तो अब हुआ ये, अब मान लो कि वो मर गया, उसे बहुत ढूंढा गया, वो कहीं नहीं मिला। तो जो चीज उसने डायरी में लिखी थी ना, वो एज एन एडमिशन रेलिवेंट होगी अंडर सेक्शन 21, वो उसके फेवर में काम करेगी। क्लियर? वो उसके फेवर में काम करेगी, फिर भी वो एडमिसेबल होगी। अभी तक मैं आपको ये बता रही हूँ कि फेवर में एडमिशन एडमिसेबल नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसमें ये क्या है, और उसके लिए आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें। सेक्शन 32 ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन में क्या होगा, एडमिशन अपने फेवर में एडमिसेबल होगा। क्लियर? एक दूसरा और है, इसमें दूसरा भी मैं आपको बता दूं। इसमें आपका अगर आप बेरक में देखें तो आपका सी है इलस्ट्रेशन। सी इलस्ट्रेशन को देखें, सी इलस्ट्रेशन में लिखा है ए एक्यूज्ड है एक क्राइम का। ए इज एक्यूज्ड, वो क्या है कि कोई उसने क्राइम किया है, और उसमें क्राइम जो हुआ वो कैलकाटा में हुआ। अब ए ने डिफेंस दिया कि जी देखो, जिस दिन यहाँ क्राइम हुआ उस दिन तो मैं कराची में था या मैं लाहौर में था, आई थिंक इसमें ये लिखा हुआ है लाहौर में था, आप कुछ भी समझ सकते हैं, तो मैं वहां था, है ना। तो हुआ ये कि वो ये कहता है कि जी देखो ये रहा पोस्ट कार्ड, इसमें ये क्या लगा हुआ है, इसमें एक चिन्ह भी लगा हुआ है। आप उस पोस्ट कार्ड को देख सकते हैं जिसमें क्या है, एक मार्क लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि मैं कहाँ था, मैं कराची में था। तो जो मैं कराची में था, तो पोस्ट कार्ड जो है वो लिखने वाला तो मर जाता है, जिसने पोस्ट कार्ड लिखा और जिसपे पूरा वो उसने उसके लिए बनाया, जिसपे लिखा हुआ था कि हाँ ये जो है कराची में है, तो वो क्या होगा, वो पोस्ट कार्ड भले ही वो लिखने वाला मर जाता है, लेकिन वो ए के डिफेंस में क्या होगा, एडमिसेबल होगा अंडर सेक्शन 21, उसके फेवर में होगा ये एडमिशन एडमिसेबल। ठीक है ना। तो चलिए इसकी फर्स्ट लाइन को हम पढ़ते हैं। सेक्शन 21 में लिखा हुआ है, एडमिशन आर रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव एट अगेंस्ट द पर्सन। एक एक वर्ड को अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रेलिवेंट मे बी से मतलब क्या है कि कोई श्योरिटी नहीं है। एडमिशन आर रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव एंड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स them or his representative in interest, but they cannot be proved by on behalf of the person who makes them or by his representative in interest except in the following cases। कहने का मतलब क्या है, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, वैसे तो ये अपने अगेंस्ट ही एडमिसिबल होगी एक्सेप्ट इन दी 3 सब्जेक्ट मैटर। और वो कौन से हैं, पहला मैंने आपको बता दिया अंडर सेक्शन 32 जो इसमें लिखा हुआ है, यानी कि कन्फेशन करने वाले व्यक्ति के या उसके जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है उसके अगेंस्ट रेलिवेंट है, अगेंस्ट और प्रूफ की भी जा सकती है, किंतु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि की ओर से सिवाय इन 3 बातों के वो क्या नहीं मानी जाएगी, रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी, एडमिसिबल नहीं होगा। तो पहली बात आपको ये आई होप क्लियर हो जानी चाहिए, जो इसमें यही लिखा हुआ है। इसके फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट when it is of such a nature that if the person making it were dead, यानी कि वो क्या हो जाता है, मर जाता है या वो नहीं मिल पा रहा, it would be relevant as between third person under section 32। ठीक है ना। तो क्या होगा, वो तो वैसे मर गया तो क्या हो जाएगा, वो उसके अगेंस्ट फेवर में हो जाएगी, वो उसके जो मर गया है, जो व्यक्ति लिख करके मर गया उसे उसके फेवर में उसको कुछ मिल जाता है तो वो क्लियर हो जाएगी चीज अंडर सेक्शन 32, अगर वो मर गया है या फिर वो मिल नहीं रहा किसी भी कारण से। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, सब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन को स्टेटमेंट देता है किसी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी के दौरान,
उस चीज को अकम्पनी करती है वो बात किसी कंडक्ट को, तो वो रेलिवेंट होगा एज एन एडमिशन। इस बात को आप समझ लें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंडक्ट की जहां बात आ जाती है, तो अगर कोई व्यक्ति जैसे कि अगर किसी को चोट लगी या कोई कुछ चीज हुई उसके साथ गलत, और वो उसकी बॉडी से भी शो हो रही है, अगर वो उसकी बॉडी से शो हो रही है और वो स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो अंडर सेक्शन 32 में क्या होगा, एडमिसिबल होगा, रेलिवेंट होगा उसके फेवर में। ठीक है ना, उसके फेवर में रेलिवेंट होगा। इसको आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से एक दो बार अगर रिवाइज करेंगे तो आपको क्लियर होगा। बाकी मैंने बोर्ड पे भी लिख दिए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है ना। अब इसका दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। दूसरे इलस्ट्रेशन में लिखा है कि कोई चोरी की संपत्ति है, चोरी की संपत्ति यानी कि चोरी की प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप है किसी पर, ये जानते हुए कि वो चोरी की है, तो वो डिफेंस देता है कि उस प्रॉपर्टी को मैंने कम दाम में यानी नेचुरल प्राइस से कम पे खरीदा है। नेचुरल प्राइस जो है उसका वो मैंने उस पे नहीं खरीदा, मैंने क्या किया है, उससे कम पे मैंने खरीदा है। आप इसकी समझने के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी इलस्ट्रेशन को देख सकते हैं तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन डी है। इसमें इलस्ट्रेशन डी में लिखा है ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। He offers to prove that he refused to sell them below their value। यानी कि वो कहता है जी मैंने उसके कम प्राइस से उस पर खरीदा है, तो जब मैंने कम प्राइस में उस पर खरीदा है तो वो क्या होगा, एज एन एडमिशन होगा उसके फेवर में, क्योंकि नेचुरल प्राइस पे अगर वो करता तो उसके नेचुरल प्राइस पे करेगा तो स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी का पता चलेगा। ये जो इलस्ट्रेशन है ये आपको बता रही है स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी की बात। आप इसके एक एक पॉइंट को एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर होगा। इसमें यही बता रखा है कि अगर नेचुरल प्राइस पे नेचुरल प्राइस पे लेता तो उसका कंडक्ट पता चलता, और नेचुरल प्राइस में अगर बेचा नहीं तो उसका स्टेट ऑफ माइंड पता चल रहा है। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है ना, जो आपके सेक्शन का दूसरा पॉइंट है यानी सबसेक्शन 2 है, वो इस चीज को बता रहा है कि कोई ऐसा कन्फेशन उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी जो उसके मन की या शरीर की कोई भी ऐसी एक्टिविटी का एग्जिस्टेंस की स्टेटमेंट देता हो, तो उस समय या उसके लगभग किया गया कोई भी ऐसा काम जो कि बताता हो कुछ कि इसने अपने इस स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी से किया है। आप इसको समझने के लिए आप ये ध्यान रखें, जो मैंने आपको चोट वाला एग्जांपल दिया, किसी को कुछ हर्ट हुआ है, कहीं कुछ लगा है, तो वो जो भी कुछ कह रहा है, और मैंने पीछे आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ और वो ये कहते हैं, स्टेटमेंट दे रहा है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ, अब गलत हुआ, तो ये क्या होगा, ये अंडर सेक्शन 21 ऑफ सब सेक्शन 2 क्या होगा, उसके फेवर में होगा। इसकी इलस्ट्रेशन को आप ध्यान रखें क्योंकि ये कई बार इलस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन पूछ देता है। और इसका जो थर्ड पॉइंट है थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि अगर कोई स्टेटमेंट कोई देता है तो कुछ तो वो अगर वैसे तो वो रेलिवेंट होगा, अदरवाइज देखो स्टेटमेंट में भी रेलिवेंट अगर अंडर सेक्शन 6 to 16 है और अंडर अदर सेक्शन सिवाय 17 to 31 को छोड़ के। कहने का मतलब ये है कि जहां पर कोई भी अगर किसी ने स्टेटमेंट दी है धारा 6 से 16 तक और भी सेक्शन के साथ सिवाय 17 से 31 को छोड़ के, तो वो इस सेक्शन के अंदर एडमिसिबल होगा, रेलिवेंट होगा। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो इन्हीं से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है कि जो जनरली भी रेलिवेंट होता है वो भी इसमें एडमिसिबल है। जो चीजें जनरली भी रेलिवेंट होती है। अब हम इसकी सेक्शन की लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है, एन एडमिशन में बी प्रूव्ड और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट when it is consist of a statement of the existence of any state of mind or body relevant or an issue made at or about the time when such state of mind or body exists and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable। क्लियर? तो ये क्या करेगा, ये बताएगा। इसको समझने के लिए आप एक चीज समझ लिए, जैसे कि एक पर्सन था
एक केस में ये डिसाइड हुआ था कि एक पर्सन था जिसने क्या किया, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को मार दिया था, और जा करके क्या किया उसने, पुलिस स्टेशन में क्या कर लिया, कन्फेशन कर लिया और बता दिया जी मैंने उसको मारा, और मारा इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इसका जो है किसी और के साथ अफेयर है और ये ठीक नहीं है, मतलब इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो कोर्ट ने इसे एज ए कन्फेशन नहीं एडमिसिबल किया, इसे एज ए अंडर सेक्शन 8 कंडक्ट जो मैंने आपको पढ़ा है उसमें इसको एडमिसिबल किया गया, इसको उसके अंदर एडमिसिबल किया गया। इसके अंदर यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन आपका 21, इसके अंदर इसको नहीं माना गया कंडक्ट की, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, उसके कंडक्ट की बात हो रही है कि उसके स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी की बात हो रही है कि उसने ऐसा किया और उस चीज को बताया, तो कंडक्ट से शो हो रहा है। और कुछ हद तक एडमिशन भी इसमें आ रहा है, लेकिन कन्फेशन इसको नहीं माना गया था। तो आई होप ये आपको क्लियर है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए वे भी लिख दिए हैं, वो अगर आप याद रखेंगे तो आपको पूरा सेक्शन याद रहेगा। और रही बात इसकी इलस्ट्रेशन की, इसकी इलस्ट्रेशन में जो मेन इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया डीड वाला कि वो क्या नहीं कर सकते, वो प्रूव नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बी बता दिया शिप वाला, सी बता दिया मैंने आपको कैलकटे वाला, और आपको मैंने डी बता दिया स्टोलन, जो उसने चुराया। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है ए चुराए हुए माल को ये जानते हुए कि वह चुराया गया है प्राप्त करने का अभियुक्त है। वह यह साबित करने की प्रस्तावना करता है कि उसने उसके मूल्य से कम बेचने से इनकार किया था। मतलब ये कहता है कि जो भी मेरे पास है ये मैंने इससे क्या किया, इसे कम बेचने से इनकार किया। इसका मतलब मैं क्या वो हो रहा है, स्टेट ऑफ माइंड उसका शो हो रहा है कि मैंने नहीं उसको ज्यादा पैसों में बेचा जो भी मेरे पास आया। अब बात यह है कि वो कन्फेशन जो इन स्टेटमेंट को साबित कर सकती है, वो फैक्ट इन इशू से प्रभावित होंगे उसके आचरण के स्पष्टीकारक। कहने का मतलब ये है कि वो ये कह रहा है, एक लाइन देखिए, आप देख सकते हैं इजीली, एक लाइन की जी मैंने क्या किया, मैंने इनको ज्यादा पैसों में नहीं बेचा, तो वो क्या शो हो रहा है, उसके स्टेट ऑफ माइंड को शो कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अदरवाइज और भी चीजें धीरे धीरे आप इस चीज को समझेंगे। देखिए इसमें एक दो चीज और है। Section 21 is based on the principle that an admission is evidence against the maker of the admission, and this is why it can be proved against him. He cannot prove his own statement. Own statement नहीं, but in the case of 3 exceptions specified in Section 21 जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना, तो वो कर सकता, अदरवाइज नहीं। Admission relevant other than section 20 other than as an admission section 21 of subsection 3। क्लियर। अभी हम फिर इसके बाद सेक्शन 22 को करते हैं। थैंक यू सो मच।